नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। पटना के गांधी मैदान में हुए भगदड़ की जांच शुरू। केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट, मदद का दिया भरोसा। विकास, सुशासन और स्थिरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बीजेपी को वोट देने की अपील। हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारों पर लगाए किसान विरोधी और भ्रष्टाचार के आरोप। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया यूपीए की नीतियों को ना बदलकर लागू करने का आरोप। कहा, जनता न हो गुमराह, सोच समझ कर दें वोट। हांगकांग में जारी प्रदर्शन में झड़प के बाद 19 लोग गिरफ्तार। चीन ने आंदोलन को बताया गैर कानूनी, नुकसान की चेतावनी। और 17वें एशियाई खेलों का रंगारंग समापन। 151 स्वर्ण के साथ चीन पहले नंबर पर, 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहा भारत। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। और पहली खबर में बात होगी आज नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी की चुनावी रैलियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा और महाराष्ट्र में कई चुनावी सभाएं की। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने लोगों से विकास और स्थिर सरकार के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की, तो महाराष्ट्र में गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने बीजेपी को जिताने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। करनाल में उन्होंने कांग्रेस पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने जनता से विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। आप चाहते हैं ना मैं सीधा हरियाणा से जुड़ा रहूं, तो फिर यहां हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनानी होगी, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगा। अगर कोई और होंगे तो पता नहीं कितनी फाटकें बंद हो जाएगी, कितने बम्प लग जाएंगे। महाराष्ट्र के बीड में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी सरकार ने राज्य के विकास का रास्ता रोक रखा है। उन्होंने राज्य से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया। जो विकास की यात्रा में पिछड़े रहे हैं, उनको विकास की यात्रा में शरीक किया जाए। 60 साल तक जिनकी उपेक्षा हुई है, उनके आशा अरमानों को पूरा करने का प्रयास। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनती है तो उनकी परेशानियां दूर की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। हरियाणा में चुनावी रैली में सोनिया गांधी ने जनता से इस बार दिल से नहीं, दिमाग से वोट देने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महम और सिरसा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। सिरसा की रैली में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झूठे वादे करके जनता को धोखा दिया है। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर यूपीए की नीतियों को नाम बदलकर चलाने का आरोप भी लगाया। दुनिया भर के देश भारत को आदर की निगाह से देख रहे हैं और हमारी प्रगति की तारीफ हो रही है। यह काम एक दिन में नहीं हुआ, न 100 दिन में होगा। महम में सोनिया गांधी ने राज्य की हुड्डा सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा ने प्रगति की नई मिसाल कायम की है। खुदा जी और उनके सहयोगियों ने प्रदेश की तरक्की के लिए जी जान लगी। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हर क्षेत्र के में विकास हुआ है। यहाँ के किसानों को मिलने वाली बिजली और पानी की सुविधा की हर जगह मिसाल दी जाती है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर, पार्टी नेता शकील अहमद समेत कई नेता मौजूद थे। महम की इस रैली के बहाने सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने इनेलो की तरफ भी निशाना साधा। इसके साथ साथ सोनिया गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हुए विकास कार्यों के दम पर जनता से वोट देने की अपील की। अब जनता किसकी बात सुनती है और किसके पक्ष में वोट डालती है, ये देखना
बहुत दिलचस्प होगा। महम से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के चुनावी रैलियों और वहां पर उठाए गए मुद्दों और आरोपों के बारे में और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान अनंत बगायतकर हैं, जो चीफ ऑफ न्यूज़ ब्यूरो हैं शाकाल ग्रुप ऑफ पेपर से। स्वागत है अनंत जी। सबसे पहले तो दोनों ही बड़े नेताओं का एक साथ चुनावी रण में उतरना क्या महज संयोग आपको दिख रहा है या फिर टैक्टिक्स भी रही दोनों पार्टियों की? नहीं, मुझे लगता है शायद संयोग ही होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ थे नहीं, और नरेंद्र मोदी जी को तो हरियाणा और साथ साथ वो महाराष्ट्र भी आज गए हैं, और महाराष्ट्र में उन्होंने 3 पब्लिक मीटिंग्स ली हैं, और सोनिया गांधी सिर्फ हरियाणा से उन्होंने आज शुरुआत की है। तो इसलिए संयोग या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत कम इस तरह के संयोग दिखते हैं कि दोनों पार्टियों के जो एक दूसरे के प्रमुख प्रतिस्पर्धी है, उनके जो प्रमुख नेता है, वो ऐसे एक दूसरे के सामने आमने सामने आ जाए एक दिन। मैं अगर हरियाणा की शुरुआत करूं, जहां पर नरेंद्र मोदी जिनका सीधा फोकस मैं कहूं विकास और करप्शन को लेकर मैं कहूं कि अटैक था स्थानीय सरकार को लेकर, वहीं सोनिया गांधी ने उल्टा आरोप ये लगाया कि जो केंद्र की सरकार है वो एक बहकावे के तौर पर काम करती है, उसकी जो फिलॉसफी वो अलग तरह की। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का मतदाता बहुत अलग तरह का दिखता है देश के अगर अलग राज्यों से देखें तो? नहीं, अगर हरियाणा की अगर पहले हम मोदी प्रधानमंत्री की अगर रैली आप देखते हैं, तो बहुत ही चतुराई से, चालाकी से मोदी जी ने 2-3 चीज़ें उसमें कही हैं। एक तो उन्होंने जो एक कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात की है, जो लोकसभा में भी वो कहते आ रहे हैं, और वो उनको लगता है कि तुरंत पब्लिक से वो कॉर्ड एक लिंक कर सकते हैं, तो वो एक कहा। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट दे दीजिए, ये दूसरा उनका मुद्दा था। और तीसरा ये था, और मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, कि इस मोदी को आप सेवा करने का मौका दीजिए हरियाणा की। लेकिन देखिए कि मोदी खुद जाके हरियाणा में मोदी को वोट मांग रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ अगर निकालेंगे तो बीजेपी के पास हरियाणा में कोई चेहरा नहीं, ये उसका अर्थ है। और सीधे सीधे मोदी अब हरियाणा के जो मतदाता हैं उनको कह रहे हैं कि आप मोदी को वोट करो ताकि विकास हो जाए। या आनंद जी, मैं इसको इस तरह से कहूँ कि अभी भी नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि बीजेपी और किसी और चेहरे की बनस्पति उनके ही चेहरे ज़्यादा बिकाऊ है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हरियाणा में क्या, यानी मैं महाराष्ट्र के भी रिपोर्ट्स देख रहा था, वहाँ भी मोदी खुद को लोगों के सामने ला रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में बहुत ही हम संयोग की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के पास हरियाणा हो और महाराष्ट्र हो, दोनों जगह बीजेपी के पास चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट या वो चेहरा नहीं है। और इसीलिए दोनों राज्यों में जो पूरी जो मदार है वो मोदी और मोदी जी का चेहरा, इसी के ऊपर बीजेपी की टिकी हुई है। तो ये एक है। अब दूसरी इसमें अगर ये हम कहें कि भाई सोनिया जी का, तो सोनिया जी ने भी बहुत अच्छी तरह से बीजेपी को काउंटर किया है कि भाई 100 दिन के वादे इन्होंने किए थे, लेकिन पूरा तो हुआ नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने एक काउंटर किया है कि मोदी हमेशा ये कहते हैं कि ये लोग मेरे से हिसाब मांग रहे हैं 100 दिन में, जो 60 साल में इन्होंने नहीं किया वो 100 दिन में करने की अपेक्षा मेरे से रखते हैं। लेकिन सोनिया जी ने आज उसको भी एक जवाब दिया है कि आप तो हमेशा ये कहते कि कुछ हुआ नहीं, तो एक दिन में 100 दिन में कुछ होता नहीं है। जो राष्ट्र का निर्माण है तो उसमें काफ़ी समय प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि दोनों नेताओं के भाषण वैसे अगर आप मुद्दों के तौर पे देखा जाए तो ठीक ठाक थे। और क्या ये माना जाए कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस, जिसके पास स्थानीय नेता भी हैं और चेहरे भी हैं, बीजेपी जिससे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की छवि और उनके चेहरे पर भरोसा है, ऐसे में किस तरीके से क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में वोटर को लोकसभा चुनाव की तरह मोल्ड करने की कोशिश बीजेपी की होगी, यानी कि संसदीय चुनाव के तरह से? बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा संसदीय चुनाव हुआ था, उसमें भी मोदी जी ने एक तरह से उसको एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया था। तो मुझे लगता है इस बार भी वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, वहाँ जाके जो मोदी खुद को जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप
मुझे वोट दीजिए, ताकि विकास या जो हम कुछ वायदे कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से आपके इसमें उसके ऊपर अमल ला सकेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अभी भी लोकसभा की तरह खुद के ऊपर ही सब कुछ ले रहे हैं, और एक तरह से मुझे लगता है कि ये एक फ़ायदा भी हो सकता है, दूसरी तरफ एक हैंडीकैप भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने देखे होंगे आज के भाषण, तो लोकसभा का काफ़ी मात्रा में रिपीटेशन है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद, क्योंकि एक सिक्का एक बार तो चल जाता है, बार बार नहीं चलता। और यहाँ पर एक और जो फर्क मैं देखता हूँ आनंद जी, क्या आप सहमत हो उससे कि यहाँ पर जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय घटक हैं, वो बहुत क्रूशियल पोजीशन में इस वक्त दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ बीजेपी, अब महाराष्ट्र में भी अब बहुत चतुराई से मोदी जी बीजेपी को वोट मांग रहे हैं, वो बाकी किसी की बात नहीं कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि क्लियर मैंडेट दीजिए। तो जो शिवसेना जो कहती आ रही है कि हम अभी भी एनडीए के पार्ट हैं और हम मोदी जी से बात करके फिर देखेंगे, नितिन गडकरी ने कहा है कि चुनाव के बाद शायद हम एक बार फिर से हो सकता तो मोदी जी का उस पर कुछ विश्वास नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी एक ऐसे स्ट्राइकिंग रेंज में आना चाहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये छोटे छोटे दल है उनको साथ लेके चलेंगे। इसलिए मोदी का जो अटैक है वो बाकी कहीं नहीं है, वो सीधे जो उनके प्रतिस्पर्धी है उनके ऊपर ज़्यादा है। चलिए आनंद जी, बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आज जायजा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. संपत ने पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ भी निष्पक्ष चुनाव को लेकर चर्चा की। इस बार चुनाव आयोग मीटिंग, जनसभा और रैली की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा दे रहा है। आयोग हरियाणा में कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट सिस्टम इस्तेमाल करेगा। 15 अक्टूबर को हरियाणा की 90 सीटों के लिए कुल 1351 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। We have introduced the system of single window clearance. This will be established in RO's office. There will be no need for an applicant or a candidate to go to different agencies for getting permissions for the meeting. Every concerned department will be represented in the single window. As far as possible, within 24 hours, they should give the permission. तो ये थी हमारी पहली खबर। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में गांधी मैदान के बाहर हुए दर्दनाक हादसे की जांच शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जांच संतोषजनक न होने पर उच्च स्तरीय जांच की बात भी कही। शुक्रवार शाम रावण दहन के बाद मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। हादसे में 28 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट मांगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद का ऐलान भी किया है। पटना के गांधी मैदान के बाहर शुक्रवार की शाम मची भगदड़ में अपनों को खो चुके लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। गांधी मैदान के बाहर लोग बिखरी चप्पलों और दूसरी चीजों से अपनों की पहचान करते दिखे। अखबारों में छपी तस्वीरों के जरिए भी लोग दिन भर अपनों की खबर लेने में जुटे रहे। घायलों का हाल जानने और शवों को पहचानने के लिए पीएमसीएच अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। अस्पताल के शवगृह पर लगे ताले और कर्मचारियों के रवैये से भी लोग नाराज दिखे। हम अपना परिवार को आए ढूंढने के लिए, कह रहे हैं कि दिखाइए यहाँ पे बॉडी है, जो भी बोलता है कि खोलने वाला नहीं है। बहिंदी और पति तीनों हम देखने के लिए सुन करके यहाँ पर आए तो नहीं खोल रहे हैं। शुक्रवार की शाम दशहरे के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन देखने करीब 5 लाख लोग पहुंचे थे। मैदान से बाहर निकलते वक्त भगदड़ मच गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। दुर्घटना की जांच के आदेश के बाद बिहार के गृह सचिव आमिर सुबहानी और एडीजी गुप्तेश्वर पांडे ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। गृह सचिव ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच करेंगे कि घटना का कारण क्या था और कौन उसके लिए दोषी है। हर बिंदु की जांच होगी, कोई बिंदु छोड़ा नहीं जाएगा। कल मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों का बयान लिया जाएगा
कलेक्ट्रेट में 7 तारीख को मंगलवार को इसकी खुली सुनवाई होगी। अखबार में इसका विज्ञापन भी हम लोग दे रहे हैं, जिसको जो कहना है सारे ओपन है। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ के चलते ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से फिर बात करके स्थिति की पूरी जानकारी ली। उन्होंने बिहार सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। एनडीआरएफ की टीम बीटा से पहुंच गई है, कलेक्टर साहब क्या रिपोर्ट कर चुकी है। जब भी उसका उपयोग होगा बिहार सरकार कर सकती है। प्रधानमंत्री जी ने सहयोग की घोषणा की है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम बहुत व्यथित हैं। पूरे भारत सरकार की ओर से हम संवेदना देते हैं और जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम जरूर देंगे। पूरी इंक्वायरी हो कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्यों बार बार ऐसी दुर्घटना घटती जा रही है, और जो लोग जिम्मेदार हैं प्रशासन के लोग, इंक्वायरी के बाद उनको लॉक स्टॉक एंड बैरल पटना से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भी शनिवार को पटना पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए मदद की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसएफ ने आज पाकिस्तान रेंजर्स को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी रोकने को कहा। इससे पहले सीमा पार से जम्मू के पुंछ और आरसपुरा सेक्टरों में शुक्रवार रात भर रुककर गोलीबारी हुई, जिसका भारतीय सैनिकों ने माकूल जवाब भी दिया। इस गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। पिछले 4 दिन में संघर्ष विराम उल्लंघन की 7 घटनाएं हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुंछ के अर्निया सब सेक्टर सहित कई इलाकों में पाकिस्तानी रेंजर्स ने रात भर रुक कर मोर्टारों के साथ भारी हथियारों से फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित आरएसपुरा सेक्टर में भी गोलीबारी हुई है। इससे पहले शुक्रवार को पुंछ के सब्जियां में एक लड़की पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गए थे। 2 बजे से इसमें फायरिंग हुई थी। उसमें एक लड़की 17 ईयर्स की, उसकी डेथ हुई है और 4 जो है इंजर्ड है। इंजर्ड जो है वो माइनर इंजरी है। अभी उनको हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में शिफ्ट किया है। पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ की अग्रिम चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इससे पुंछ के साथ सांबा और कठुआ सहित सीमा के नजदीक स्थित इलाकों के लोग खौफजदा हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। 12 बजे तक ये छोटा फायर चलता रहा। 12 बजे के बाद ये मॉर्टर का फायर आना शुरू हो गया, जो गांव के आसपास कई और दूसरे घरों में भी गिरे हैं, जिसमें नुकसान हुआ है। सीमा पार से बीते 4 दिनों में 7 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का माकूल जवाब दिया गया है और इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान के साथ उठाया भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1993 के मुंबई बम धमाकों में वांछित अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका भारत की मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान में रह रहे दाऊद इब्राहिम का मुद्दा उठा था। दोनों देशों के बीच जारी साझा बयान में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी समूहों को मिल रही तमाम मदद पर रोक लगाने पर सहमति बनी थी। इसी पर आगे की बातचीत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल प्रधानमंत्री के दौरे के खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुके थे। इराक और सीरिया में लड़ रहे आईएस आतंकियों ने ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग की हत्या का वीडियो जारी किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एलन हेनिंग की हत्या की पुष्टि कर दी है। डेविड कैमरन ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही। आईएस आतंकियों ने ब्रिटिश नागरिक एलन हेनिंग के कत्ल का वीडियो जारी किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने वीडियो को असली बताते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इन आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए वो हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उधर कनाडा ने अगले 6 महीनों के लिए आईएस ठिकानों पर हमलों के लिए पश्चिमी देशों का साथ देने का फैसला किया है। Well, first of all, the murder of Alan Henning is absolutely abhorrent. It is senseless. It is completely unforgivable. Anyone in any doubt about this organisation can now see how truly repulsive it is and barbaric it is as an organisation.
एलन हेनिंग की हत्या के बाद पश्चिमी देशों ने आईएस की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने भी वीडियो को प्रामाणिक बताते हुए उसमें दिखे नागरिक की पहचान कर ली है। इस तरह की हत्या का ये चौथा मामला है। इससे पहले 2 अमेरिकी पत्रकारों और एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या का वीडियो आईएस आतंकियों ने जारी किया था। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वो आईएस आतंकियों के खिलाफ गोलबंदी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। और बात एशियाई खेलों की। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुए 17वें एशियाई खेलों में भारत 57 पदकों के साथ 8वें नंबर पर रहा। इनमें 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के लिए सबसे यादगार पल हॉकी में रहा। 16 साल के बाद स्वर्ण जीतने के साथ हॉकी पुरुष टीम 2016 के ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गई। highest level against this Indian team. 17वें एशियाई खेलों में ऐसे कई पल आए जिसने पूरे देश को जश्न का मौका दिया। सबसे यादगार पल रहा पुरुष हॉकी का स्वर्ण जीतना। इस टीम ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही 2016 के रियो ओलंपिक के लिए भी भारत क्वालिफाई कर गया। महिला हॉकी में भारतीय टीम 8 साल के बाद एशियाड में कांस्य हासिल करने में कामयाब रही। कबड्डी में भारत का दबदबा बरकरार रहा। भारत ने कबड्डी के दोनों स्वर्ण पर कब्जा जमाया। पुरुष कबड्डी टीम ने लगातार 7वीं बार और महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार सोने के तमगे को अपने नाम किया। स्क्वैश में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें भारत को 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य मिले। हरिंदर पाल सिंह संधू, सौरभ घोषाल और महेश मनगांवकर की टीम ने देश को स्क्वैश में एशियाई खेलों के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। सौरभ घोषाल ने टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के अलावा व्यक्तिगत रजत पदक भी जीता। एथलेटिक्स में भारत को कुल 13 पदक मिले। इसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं। सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसके अलावा एथलेटिक्स में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण महिलाओं के 4x400 रिले दौड़ में आया। बॉक्सिंग में भारत को 1 स्वर्ण और 4 कांस्य से संतोष करना पड़ा। इसमें 5 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम का स्वर्ण भी शामिल है। विकास कृष्णन, सतीश कुमार, पूजा रानी और एल सरिता देवी ने कांस्य हासिल किया। टेनिस में भारत के खाते में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य आए। सानिया मिर्जा और साकेत की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स में भारत को स्वर्ण दिलाया। निशानेबाजी में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 9 पदक मिले। एशियाई खेलों में इस बार पहला पदक भारत को निशानेबाजी में ही मिला। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीतू राय ने गोल्ड पर निशाना साध भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। कुश्ती में भारत के हिस्से में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य आए। 65 किलो वर्ग में पहलवान योगेश्वर दत्त ने स्वर्ण का दाव खेला। महिला पहलवान गीतिका जाखड़ और विनीश फोगट ने कांस्य जीता। तीरंदाजी में भी भारत टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य हासिल किए। पुरुष कंपाउंडर टीम स्पर्धा में पुरुष टीम ने स्वर्ण पर निशाना साधा। त्रिशा देव ने व्यक्तिगत मुकाबले में कांस्य जीतने के साथ महिला कंपाउंडर टीम स्पर्धा में कांस्य जीतने में योगदान दिया। इसके अलावा सेलिंग में 1 कांस्य, तैराकी में 1 कांस्य, रोविंग में 3 कांस्य, वुशु में 2 कांस्य और बैडमिंटन में 1 कांस्य मिला। राजीव कुमार, राज्यसभा टीवी। 17वें एशियाई खेलों में चीन 151 स्वर्ण के साथ पहले नंबर पर है। मेजबान दक्षिण कोरिया 79 स्वर्ण के साथ दूसरे, जापान 47 स्वर्ण के साथ तीसरे पायदान पर। चीन ने कुल 342 मेडल जीते, उधर भारत 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य के साथ 8वें नंबर। तो इंचियोन में 17वें एशियाई खेलों का आज भव्य और रंगारंग समापन हो गया। आतिशबाजी की चकाचौंध, ड्रम की थाप और दक्षिण कोरियाई गर्ल्स ग्रुप की खूबसूरत प्रस्तुति ने स्टेडियम में मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 15 दिनों तक चले एशियाई खेलों में खिलाड़ियों का जज्बा देखने को मिला। 2018 में होने वाले अगले एशियाड में जकार्ता में मिलने के वादे के साथ इस समारोह का अंत हुआ। New
members of the Serotonin Drum Club. और अब बात क्रिकेट की। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के 3 मैचों के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान कर दिया गया। 14 सदस्यीय टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव को जगह मिली है। घायल रोहित शर्मा की जगह मुरली विजय को मौका मिला है, तो स्पिनर आर अश्विन को आराम दिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 8 अक्टूबर से 5 वनडे मैच की सीरीज शुरू हो रही है। पहले 3 मैचों के लिए महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव को मौका दिया है। आर अश्विन की जगह अमित मिश्रा की टीम में वापसी हुई है। टीम में कप्तान MS धोनी, शिखर धवन, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अमित मिश्रा शामिल हैं। तेज गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी के साथ मोहित शर्मा और उमेश यादव संभालेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 8 अक्टूबर को कोच्चि के नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और तीसरा मैच 14 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में खेला जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात हज यात्रा की। हज यात्रा की अंतिम कड़ी में 20 लाख से ज्यादा हज यात्रियों ने मीना घाटी में आज शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की। मक्का में मस्जिद अल हराम से करीब 5 किलोमीटर दूर मीना घाटी में शैतान के प्रतीक 3 खंबे हैं। इस रस्म की शुरुआत आज तड़के हुई। और चलते चलते आपको बता दें कि मैसूर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में आज आखिरी दिन कैसा रहा। बीते 10 दिनों से पूरा शहर फूलों, दीपों और बिजली की रोशनी से सजा रहा और समारोह के आखिरी दिन आज लोग चले हाथियों वाली जंबो सवारी को देखने के लिए जुटे। हाथियों की विभिन्न तरह की आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन हुआ और बीते लगभग 600 वर्षों से ये महोत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।